हेलो मेरे रॉक स्टार्स, कैसे हो आप सब। दिस इज एन इंग्लिश एजुकेटर मैग्नोलिया। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स, जहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो गाइस, आज हम एक ऐसे ग्रामेटिकल टॉपिक को लेकर आए हैं जिसके वजह से आई डोंट नो व्हाई बट काफी सारे मेरे रॉक स्टार्स मार्क्स लूज करते हैं अपने ग्रामर सेक्शन में। व्हाट इज द टॉपिक? सेंटेंस रीऑर्डरिंग। तो सेंटेंस रीऑर्डरिंग के क्वेश्चंस आज के बाद जब भी आएंगे, हमारा काम होगा कि वी have understood this lecture और उसके बाद will solve all the reordering questions with full logic and full precision to get perfect marks. तो चलो without further delay शुरू करेंगे हमारे आज का discussion which is how to solve sentence reordering. एक बात मैं पहले बता दूं, कुछ स्टेप्स में इसको मैंने डिवाइड किया ताकि इजीली समझ आ जाए। आप अगर नोट बनाना चाहते हो तो नोट्स भी बना पाओ एंड घर में अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स आप आराम से 2 3 10 बार फॉलो करो, जिसके बाद you will become a pro at it. I promise to you. तो चलो let us start understanding the concept. सबसे पहली बात तो है कि सेंटेंस रीऑर्डरिंग होता क्या है। बेसिक मोटा मोटा आपके पेपर में कुछ ऐसा ग्रामर का क्वेश्चन आता है जहां एक ऐसा पैराग्राफ है, लेकिन द पैराग्राफ इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पॉइंटर्स ABCD करके। ये जो पॉइंटर्स है ये जंबल तरीके से दिया हुआ है। आसान शब्दों में बताओ, फॉर एग्जाम्पल आपका रेगुलर स्कूल डे होता है, ठीक है, रेगुलर वीक डे। आप सुबह उठते हो, एक्शन नंबर 1, फिर ब्रेकफास्ट करते हो, एक्शन नंबर 2, फ्रेशन अप होके तैयार होते हो स्कूल के लिए, एक्शन नंबर 3, स्कूल जाके पढ़ाई करके आते हो, एक्शन नंबर 4, घर वापस आके होमवर्क करते हो, एक्शन नंबर 5। ये 5 एक्शन है। अगर इसको मैंने जंबल अप कर दिया, पहला सेंटेंस मैंने लिखा आप स्कूल जाके पढ़ाई करो, सेकंड सेंटेंस मैंने लिखा आप ब्रश कर रहे हो या नींद से उठ के फ्रेशन अप हो रहे हो, थर्ड सेंटेंस मैंने लिखा आप घर वापस आके होमवर्क कर रहे हो, फोर्थ सेंटेंस मैंने लिखा कि आप नहाने गए हो। तो व्हाट इज द सिचुएशन? या सवाल में जम्बल्ड अप सिचुएशन है। वही चीज यहाँ पे भी दिया हुआ होता है, आपको सिर्फ उसकी क्रोनोलॉजी पकड़नी है। अगर क्रोनोलॉजी पकड़ लिए, टॉपिक क्या है, मुद्दा क्या है वो पकड़ लिए, तो एक के बाद एक सेंटेंसेस आप बनाते चलोगे, मतलब किसके बाद क्या होगा वो बनाते चलोगे एंड आंसर इजिली मिल जाएगा। ठीक है, तो वही बात है कि सेंटेंस रीऑर्डरिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग जंबल सेंटेंसेस इनटू अ मीनिंगफुल एंड लॉजिकल पैराग्राफ। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, एक एग्जांपल है, क्या है? Therefore, people should reduce plastic usage. Do you think this line can be an introduction? मेरे हिसाब से तो नहीं, आगे देखते हैं। Plastic pollution has become a global concern. Okay. It harms wildlife and marine ecosystem. I don't think this suits to be an introductory line. Millions of tons of plastics enter oceans every year. ठीक है, अब अगर हम इसे पैराफ्रेज क्यों करें, जंबल अप करें, तो हमें इसका सही आंसर मिल पाएगा। अभी जिस तरीके से इसका स्टेटमेंट्स को अरेंज किया गया है, दैट डज नॉट सीम मीनिंगफुल एंड लॉजिकल। ऐसा लग रहा है कंक्लूजन पहले आ गया है, मेन मुद्दा जिस बारे में पूरा पैराग्राफ है वो बीच में आ गया है ना, मेन मुद्दे के बारे में डिस्क्रिप्शन उसके भी बाद में आ गया है, कंक्लूजन सबसे ऊपर है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है सेंटेंस रीऑर्डरिंग कुछ ऐसा ही है। हमें सवाल दिए जाते हैं, हमें उन सेंटेंसेस को प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करके सॉल्व करना होता है, इतना ही काम है। ठीक है, आ जाओ, लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस टॉपिक पॉइंट बाय पॉइंट। लेट्स कम टू स्टेप नंबर 1, फाइंड द ओपनिंग स्टेटमेंट। जैसा मैंने कहा था कि इंट्रोडक्शन समझना बहुत जरूरी है कि हमें जो टॉपिक किया, जो पूरा पैसेज दिया हुआ है, जंबल्ड अप भले ही सही, किस बारे में वो पैसेज है। जैसे हम जो देख रहे थे ना, प्लास्टिक पोल्यूशन, हमें चारों सेंटेंस पढ़ के ये समझ आया कि प्लास्टिक पोल्यूशन हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। तो 10B को नंबर 1 होना चाहिए, है ना, C को नंबर 2 होना चाहिए, D को नंबर 3 नहीं, एक सेकेंड, मेरे हिसाब से plastic pollution has become a global concern should be number 1. This therefore should be point number 4 last. Millions of tons of plastic enters around oceans every year and it harms wildlife and marine system. तो 2 and 3 यही करना होता है आपको। मतलब मैंने ऐसे ऐसे किया, मतलब ये ढिंग डांस नहीं किया, ये मैं बता रही हूँ कि ये ऐसे करके आपको सेंटेंसेस को रीअरेंज करके प्रॉपर मीनिंगफुल पैराग्राफ में बदलना होता है। तो इंट्रोडक्शन ढूंढना या ओपनिंग स्टेटमेंट ढूंढना यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है कि व्हाट इज आवर पैराग्राफ अबाउट, उसका मुद्दा क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस यूजुअली इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक, जनरली किसी प्रोनाउन से, किसी कंक्लूसिव वर्ड से,
पैराग्राफ शुरू नहीं होता है। तो दिस इज वन मेजर वे टू रियलाइज कि इट विल स्टार्ट विथ इधर अ डेफिनेशन या कोई जनरल स्टेटमेंट या इंट्रोडक्शन ऑफ अ पर्सन, प्लेस, आइडिया, इवेंट, कुछ तो है। किसी न किसी तरीके से मेन मुद्दे को सामने रखा जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा। जैसे यहाँ है कि प्लास्टिक पोल्यूशन हैज बिकम अ ग्लोबल कंसर्न, यहाँ पे एक जनरल स्टेटमेंट दिया गया। तो वैसे ही फर्स्ट लाइन हमेशा ऐसा ही होगा, ठीक है। स्टेप 2 says first sentence never starts with pronouns। जैसा मैंने कहा he, she, it, ये प्रोनाउंस हम कब लगाते हैं? प्रोनाउंस आर रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन्स, है ना। तो अगर प्रोनाउन नाउन का रिप्लेसमेंट होता है तो वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कैसे आएगा? पहले तो उस नाउन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसके बाद उसका प्रोनाउन आएगा। Thus a sentence will never, like a paragraph will never start with a pronoun। तो प्रोनाउन से अगर कोई सेंटेंस, जैसे यहाँ पे था ना, प्रोनाउन से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है, इन दैट केस वो फर्स्ट सेंटेंस तो बन ही नहीं सकता, डिस्क्वालीफाई हो गया, फर्स्ट सेंटेंस बन ही नहीं सकता। और क्या कहा जाता है कि इट ऑल्सो रेयरली स्टार्ट्स विद, लाइक इट ऑल्सो रेयरली स्टार्ट्स विद दीज वर्ड्स बिकॉज दीज रिक्वायर प्रीवियस इन्फॉर्मेशन। ये जो शब्द है ना, देयरफॉर, दस, हेंस, कंक्लूड, क्या, कॉन्सिक्वेंटली, हाउएवर, मोरओवर, इंस्टेड, बिसाइड्स, नेवरदलेस, you use these words when you have already given an input। उसके बाद कुछ या तो कंक्लूड करना चाहते हो, या ऐड करना चाहते हो, या समराइज करना चाहते हो, तब ये सारे शब्द आते हैं। तो इफ एनी सेंटेंस बिगिंस विद दीज वर्ड्स, ये समझ लेना कि ये फर्स्ट लाइन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो हाउ टू फाइंड द फर्स्ट लाइन, वो हमें पहले दो पॉइंटर्स में समझ आ चुके। लेट्स मूव फॉरवर्ड। वी आर सपोज टू फाइंड पेयर्स। फर्स्ट के बाद सेकेंड लाइन कैसे समझे? कुछ कनेक्शन, जैसे आप में भी कुछ कनेक्शंस बनते हैं, वैसे कुछ कनेक्शंस ढूंढना पड़ता है हमें ग्रामर के क्वेश्चंस पे भी। सो सम स्टेटमेंट्स आर कंस्ट्रक्टेड टू बी कनेक्टेड टू वन अनदर, ठीक है, कि ऐसा इंट्रोडक्शन दिया गया है और उस इंट्रोडक्शन से ही कनेक्ट करके सेकंड लाइन बनी है। आपको वो कनेक्शन पकड़ना है। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं। जैसे अगर क्वेश्चन है कि द साइंटिस्ट कंडक्टेड सेवरल एक्सपेरिमेंट्स, द रिजल्ट सरप्राइज्ड एवरीवन। मेक सेंस, क्योंकि पहले एक्सपेरिमेंट होता है उसके बाद रिजल्ट आता है। अगर ये उल्टा होता कि द रिजल्ट सरप्राइज एवरीवन, द साइंटिस्ट कंडक्टेड सेवरल एक्सपेरिमेंट, तो वो गलत सीक्वेंस होता, क्योंकि हर चीज का एक प्रॉपर तरीका होता है करने का, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने एग्जाम दे दिया उसके बाद में पढ़ाने आओ कि अरे एग्जाम दे दिया अब पढ़ लो, नहीं ना। तो सीक्वेंस है कि पहले एक्सपेरिमेंट होता है, आफ्टर दैट यू गेट द रिजल्ट ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। इसीलिए यू हैव टू फाइंड द पेयर, द कनेक्शन, कि किसके साथ जुड़ा हुआ है ये सेंटेंस, ठीक है। दैट इज हाउ यू फाइंड द सेकंड थर्ड लाइन। जैसे कि यहाँ पे है कि एक्सपेरिमेंट पहले होता है फिर रिजल्ट होता है। एक और देखो, रिया बॉट अ न्यू फोन, इट हैड एन एक्सीलेंट कैमरा। तो रिया ने क्या किया है? नया फोन लिया है। अब ये नया फोन के बारे में बताया कि इट हैड एन एक्सीलेंट कैमरा। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये ऊपर आएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि व्हाट हैड एन एक्सीलेंट कैमरा, हमें इंट्रोडक्शन नहीं दिया गया, ठीक है। क्लियर, इजी पीजी, बहुत आसान है, बस लॉजिकली समझना पड़ता है। नेक्स्ट वी नो दैट वी हैव टू लुक फॉर प्रोनाउन रेफरेंसेस। मतलब ए के बाद बी, बी के बाद सी, ये जो कंसिक्यूटिवली फ्लो करेगा ना सेंटेंस, यू हैव टू लुक फॉर दी स्टफ। प्रोनाउन रेफरेंसेस कैसे? जैसे अगर मैंने कोई नाउन इंट्रोडक्शन में डाला है, फिर सेकेंड लाइन में भी मैंने कोई नाउन डाला है, तो सेकेंड लाइन से रिलेट करके मैं प्रोनाउन यूज कर सकती हूँ, है ना। कि प्लास्टिक पोल्यूशन हैज बिकम अ सीरियस इशू, इट अफेक्ट्स मरीन लाइफ सिवियरली। ये तो कह सकते हैं हम कि प्लास्टिक पोल्यूशन को हम बाद में प्रोनाउन देके इट करके बोल रहे हैं, हो ही सकता है ना। Let's come to the next step, which is follow the logical flow. A very very important question, like a step. कहा जा रहा है या कहा जाता है, इन टाइप के सवालों में यू हैव टू ऑलवेज मेंटेन अ फ्लो ऑफ इवेंट्स। जैसे मैं आपको आपके दिन का बता रही थी, है ना। जैसे मेरा दिन ले लो फॉर से, मैं सुबह 7 बजे उठती हूँ। उठने के बाद लियो को लेके वॉक पे जाती हूँ। उसके बाद घर आके हम सब ब्रेकफास्ट करते हैं, लियो भी खाना खाता है। फिर मैं तैयार होकर ऑफिस जाती हूँ, है ना। तो ये अगर 4 इवेंट है, उसको मैंने जंबल अप कर दिया कि पहले हम सब ब्रेकफास्ट खाते हैं, फिर मैं लियो को लेके वॉक पे जाती हूँ, फिर मैं ब्रश करती हूँ, नींद से उठती हूँ, है ना, और उसके बाद मैं नहाती हूँ। तो मैंने अगर जंबल अप कर दिया, क्या हो रहा है? इट इज नॉट फ्लोइंग इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। हमें वो लॉजिक ढूंढना है कि किसके बाद क्या होगा, एंड वी आर ग्रोन अप इनफ टू अंडरस्टैंड कि किसके बाद क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो,
Animals are essential for ecosystem. Among them, bees play a vital role. Bees help in pollination. तो यहाँ क्या हो रहा है, एक फ्लो आ रहा है कि सबसे पहले हमने शुरू किया कि एनिमल्स इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर एनिमल्स में से जो मधुमक्खी होता है, जो बीज होते हैं, उनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या है? मधुमक्खियां पॉलिनेशन में मदद करती है। तो इट इज फॉलोइंग अ फ्लो ऑफ सेंटेंसेस। अगर ऐसा होता बीज हेल्प इन पॉलिनेशन, उसके बाद आया अमंग देम बीज प्ले अ वाइटल रोल, उसके बाद आया एनिमल्स एसन, मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। अब लॉजिकल फ्लो किन किन कैटेगरीज के हिसाब से हो सकता है वो मैंने आपके लिए यहाँ पे कट शॉर्ट करके लिख के रखा है। जैसे कि जेनरिक से कुछ स्पेसिफिक बन रहा है, जैसे यहाँ पे जेनरिक था कि एनिमल्स इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, वहां से बीज का पॉलिनेशन में आना इज माय स्पेसिफिसिटी। तो मैं जेनरिक से किसी स्पेसिफिक चीज पे आ रही हूँ। वैसे ही प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के बाद मतलब चार अगर सेंटेंसेस है तो प्रॉब्लम, उसके बाद प्रॉब्लम का कारण आएगा, फिर उसका इफेक्ट आएगा, फिर उसका एक सोल्यूशन आएगा, ठीक है। तो ये एक लॉजिकल फ्लो होता है। अगर किसी इवेंट के बारे में दिया गया है तो लास्ट में इवेंट का अंत कैसा होता है वो होगा। अगर कोई सवाल दिया गया है तो उसका आंसर उसके बाद आएगा। अगर कोई फैक्ट दिया गया है तो उस फैक्ट का एक्सप्लेनेशन उसके बाद आएगा। तो इट्स लाइक इफ द फर्स्ट स्टेटमेंट स्टार्ट विद दीज, उनको फॉलो थ्रू क्या करेगा, ये है जो फ्लो बनेगा ना। अगर ये सेंटेंस 1 है सबका, तो जो बाद में सेकंड पार्ट है ना, दैट इज गोइंग टू बी सेंटेंस 2 3 लाइक दैट, ठीक है। कुछ नहीं, आपको बस एग्जाम्पल देखना पड़ेगा एक जो मैं दिखाऊंगी, और घर में बैठ के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, दैट्स इट, ठीक है। वी हैव टू आइडेंटिफाई सम कनेक्टर्स एज वेल। अगर हमने कनेक्टर्स समझ लिया कि अच्छा अच्छा ये सारे शब्द कनेक्टर्स होते हैं, एंड कौन सा कुछ चीज कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए होता है, कौन सा कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए होता है, कौन सा रिजल्ट दिखाने के लिए होता है, कौन सा किस कैटेगरी के वजह से वर्ड दिया जाता है, अगर वो आपको समझ आ गया ना, तो ये जो पार्ट है इसको समझने में भी आसानी हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप ऐड करना चाह रहे हो, फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया, सेकंड स्टेटमेंट भी आ गया, सेकंड को एक्सप्लेन करने के लिए कोई स्टेटमेंट ऐड करना चाहते हो तो मोर ओवर, फर्दर मोर, ये सारे शब्द आपके पास ऑप्शन है। अगर कोई आइडिया को कंटिन्यू कर रहे हो आप, उसके लिए नेक्स्ट, इफ यू आर इंट्रोड्यूसिंग ऑपोजिट आइडियाज, तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स दे सकते हो, हाउएवर, बट, नेवरदलेस, येट, ऑन द कॉन्ट्ररी। अगर आप किसी चीज का कारण बता रहे हो तो बिकॉज, सिंस, एज, पता है ये तो हमें। अगर आप किसी चीज का कंक्लूजन, नतीजा नतीजा दिखाना चाहते हो तो नतीजे में therefore, thus, hence, consequently। अगर किसी का एग्जाम्पल दोगे तो ये तो पता ही, एग्जाम्पल, इंस्टेंस या सच एज। एंड लास्टली, अगर किसी टाइमलाइन के बारे में बताना चाह रहे हो तो फर्स्ट या उसके बाद या लेटर देन फाइनली। इन चीजों को ना नोट डाउन करके रख देना। आई एम टेलिंग यू इट विल हेल्प यू अ लॉट फॉर रिवाइजिंग एंड प्रैक्टिसिंग दीज क्वेश्चंस, ठीक है। एक जल्दी से एग्जाम्पल देख लो ताकि इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड a little more better and practice it at home। 4 सेंटेंसेस है, ठीक है। कैसे, ओ आंसर भी दिखा, अच्छा ठीक है, समझाई तो रही हूँ, चलो चलेगा। पहला क्या है कि इट quickly became one of the most influential inventions in the history। बी कहता है printing press was invented by Johann Gutenberg in the 15th century। सी कहता है कि इट मेड बुक्स मोर अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल। डी कहता है कि एज अ रिजल्ट लिटरेसी रेट्स इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। नाउ दैट यू रीड ऑल द थिंग्स, है ना, नाउ दैट यू रीड ऑल द थिंग्स, हमें पता है कंक्लूजन के लिए एज अ रिजल्ट, देयरफॉर, ये सारे शब्द आ जाएंगे, तो ये कंक्लूजन ही रहेगा, इसीलिए इसको लास्ट में डी रखा। इट है, यहाँ पे प्रोनाउन है तो मतलब नाउन को पहले आना है, ए पहले नहीं हो सकता। द प्रिंटिंग प्रेस हमारा मेन मुद्दा है, तो बी चला जाएगा नंबर 1 पोजीशन पे, है ना। अब प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट किया गया था एंड वो बन गया था वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन्वेंशंस, तो बी के बाद आ गया ए। सी रिमेन्स एज इट इज कि प्रिंटिंग प्रेस, it became quickly like one of the most influential inventions and thus उसका को मतलब उसका रिजल्ट या उसका कॉज क्या हुआ, इट मेड बुक्स मोर अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, जस्ट सिट होम, किताब ले लो अपना, क्वेश्चंस निकालो बहुत सारे एंड कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है। कोई डाउट्स हो
कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, आई विल बी देयर, आई विल हेल्प यू आउट। इंस्टाग्राम है, मेल आईडी है, रीच आउट टू मी हाउएवर यू प्लीज सो दैट आई कैन हेल्प यू विद योर डाउट्स एंड योर क्वेरीज। मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए स्टे स्माइलिंग एंड हैप्पी। साइनिंग ऑफ योर टीचर मैग्नोलिया। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।